हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं इस चैनल पे। तो जैसा कि चैप्टर 29 अपील हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी में, जहाँ पे पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। 379 तक के प्रोविजन हम कवर कर लिया है हमने। यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बचे हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। जैसे 389 है, ठीक, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में है। तो उसमें क्या चीज़ होती है, अपीलों का उपशमन यानी अवेटमेंट के बारे में भी है। अपील में विशेषाधिकार क्या क्या है, ये सारी चीज़ें, अपील न्यायालय की शक्ति क्या है, इन सभी को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ मामलों में अपील करने का विशेषाधिकार। 380 धारा 380 क्या कहती है कि इस अध्याय में, यानी अध्याय कौन सा है, अध्याय आपका 29, किसी बात के होते हुए भी जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दो सिद्ध किए जाते हैं। एक ही विचारण कब चलता है, यानी जॉइंट ट्रायल कब चलता है, जब एक ही अपराध किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने किया हो एक ही, तो वहाँ पर उन सभी को क्या किया जाता है, जॉइंट ट्रायल चलता है। तो उसमें सभी का क्या किया गया, कन्विक्शन कर दिया गया। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपीलीय निर्णय या आदेश पारित किया गया है। यानी कि जैसे 4 लोग थे, ठीक है, 4 में से 2 के खिलाफ ऐसा आदेश पारित किया गया जिसकी अपील हो सकती है, या फिर 2 के खिलाफ ऐसा पारित किया गया जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, ठीक है। तो 2 जो बचे हैं, ये 2 में से कोई एक, चाहे कोई भी, चाहे एक कर सकता है या फिर दोनों क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यहाँ पर उनको क्या है, एक अधिकार प्राप्त है कि अपील करने का, कि वो क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तब ऐसे विचारण में दोषित किए गए सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को भी अपील करने का अधिकार होगा। यानी कि चाहे तो सभी कर सकते हैं अपील, या फिर चाहे तो कोई एक भी क्या कर सकता है, अपील यहाँ पर कर सकता है। अब यहाँ पर 381 क्या कहता है, सेशन न्यायालय में की गई अपील कैसे सुनी जाएगी। यानी कि जब सेशन न्यायालय में अपील करते हैं तो सेशन न्यायालय अपील किस प्रकार से सुनता है। तो उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी उपधारा 2 में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को की गई अपील सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा सुनी जाएगी। यानी जब सेशन न्यायालय को क्या किया जाता है, अपील की जाती है, या सेशन न्यायाधीश को अपील की जाती है, तब यहाँ पर जो अपील की गई वो किसके द्वारा सुनी जाएगी। चाहे तो या तो सेशन न्यायाधीश सुन सकता है, या फिर जो अपर सेशन न्यायाधीश हैं वो क्या कर सकते हैं, वो भी इस मामले को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं जो अपील की गई है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो बताया गया है जो कहता है जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट JMSC है उसके द्वारा यदि कोई कन्विक्शन किया गया है, तब वहाँ पर उस कन्विक्शन के अपील में जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो क्या करेगा, उस अपील को सुनेगा, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जा सकेगी और निपटाई जा सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये द्वितीय मजिस्ट्रेट जो है उसके अलावा, यानी JMFC है, उसके द्वारा कोई यहाँ पर कन्विक्शन किया गया है तो कौन सुनेगा, जो सेशन न्यायाधीश है या फिर अपर सेशन न्यायाधीश है। अब द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है तो उसकी जो कन्विक्शन किया गया है उसके द्वारा, तो वहाँ पर जो अपील की जा रही है तो सेशन न्यायालय को तो किसके द्वारा सुनी जाएगी, या तो सेशन न्यायालय सहायक सेशन न्यायाधीश जो है असिस्टेंट सेशन जज उसके द्वारा सुनी जा सकती है उस अपील को, या फिर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है CJM है उसके द्वारा भी क्या किया सकता है, इस मामले को निपटाया जा सकता है। और उपधारा 2 क्या कहती है, उपधारा 2 कहती है कि अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल ऐसी अपील सुनेगा जिन्हें खंड का सेशन न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जो अपर सेशन न्यायाधीश है, यहाँ पे 3 लोगों की बात करता है, किसकी, एक तो अपर सेशन न्यायाधीश हो गया, दूसरा सहायक सेशन न्यायाधीश, और तीसरा आता है जो CJM मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये कौन सी अपील सुनेंगे ये बताएगा वहाँ का जो भी उस खंड का सेशन न्यायाधीश होगा, वो बताएगा कैसे बताएगा, या तो साधारण आदेश पारित करेगा या फिर कोई विशेष आदेश पारित करेगा। तब यहाँ पर उसके द्वारा क्या करेगा कि आप जो मामला है उसको उसके हवाले करें, किसके हवाले करेगा, ये सहायक सेशन न्यायाधीश है, अपर सेशन न्यायाधीश है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसके हवाले किया जाएगा किसके द्वारा, साधारण या विशेष आदेश के द्वारा। तब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपील को सुनेंगे। या फिर क्या किया सकता है, इन्हें हाई कोर्ट क्या करे, विशेष आदेश के द्वारा एक डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस मामले को सुनेंगे, ठीक है। दो तरह से मामले को ये सुनेंगे। अब ये बात आती है कि अपील तो आप करेंगे, लेकिन अपील की एप्लीकेशन कैसे लगाएंगे।
अपील की एप्लीकेशन किस प्रकार से होगी, अर्जी किस प्रकार से रहेगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगाओगे आप। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक अपीलार्थी या उसके प्लीडर द्वारा, यहाँ पे दो लोगों को ये यहाँ पे अधिकार दिया गया है कि अपील फाइल कर सकते हैं। कौन कर सकता है? एक तो पहला आता है कि अपीलार्थी कर सकता है जो अपील करना चाहता है, और दूसरा आता है कि जो उसका प्लीडर, यानी कि इसने जो अपीलार्थी था उसने एक वकील नियुक्त कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जब वकील नियुक्त कर लेता है तब वहाँ पे उसके द्वारा भी क्या कह सकते हैं, लिखित आवेदन, यानी कि राइटिंग में होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि राइटिंग में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ऐसी अर्जी के साथ क्या देना होगा, उस निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि भी लगानी होगी जिसके विरुद्ध आप अपील कर रहे हो। भाई वहाँ पे बताना तो पड़ेगा ना कि आप किस आदेश के खिलाफ आ रहे हो। तो जिस आदेश के खिलाफ आप आ रहे हो तो उस आदेश की क्या करनी होगी, एक कॉपी भी लगानी होगी। सर्टिफाइड कॉपी निकालते हैं, निकलती है वहाँ से। उसके बाद उस चीज़ को क्या करेंगे, एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। ये सारी चीज़ें रहेगी। अब मान लीजिए जो अपीलार्थी है वो जेल में है, अब वहाँ पे अब कैसे अपील पेश करेगा, तब वहाँ पर भी इसके लिए भी प्रोविज़न दिया गया है 383 में। तो 383 कहता है कि जब अपीलार्थी जेल में है तब क्या प्रोसीजर होगी, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को जेल के भारसाधक अधिकारी को दे सकता है, यानी कि जो जेल का भारसाधक अधिकारी है उसको दे सकता है, और जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेज दी जाएगी। यानी कि जो भी अपील न्यायालय होगी वहाँ पे क्या करेगा, भारसाधक अधिकारी जो जेल का होगा वो क्या करेगा, भेज देगा। 384 में क्या है, समरी रूप में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, समरली डिसमिस कर दिया जाता है अपील को। कब कर दिया जाएगा, यानी अपील को संक्षेपतः खारिज कर दिया जाना। यदि 382 या 383 के अधीन जो प्राप्त अपील की अर्जी है और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का विचार है, यानी कि अपील न्यायालय में जो अपील की एप्लीकेशन आ गई, अब इसकी जो जजमेंट की कॉपी थी वो भी साथ में लगी हुई थी। अब उन सभी जो जजमेंट की कॉपी थी, अपील की अर्जी थी, उन सभी को एग्जामिन करेगा अपील न्यायालय। अब अपील न्यायालय क्या करेगा, अब उसको लगता है कि इसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ठीक है, कोई पर्याप्त आधार नहीं है कि इसकी अपील को सुना जाए, तब वहाँ पे समरली यानी कि अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरिट पे नहीं आता है, मेरिट्स पे नहीं सुनता है, यहाँ पे प्राइमा फेसाई देखता है। उसको एग्जामिन करने के बाद एप्लीकेशन और जो भी प्रतिलिपि है आदेश की, उसको देखने के बाद यहाँ पे उसको क्या कर सकता है, संक्षेपतः खारिज कर देता है, उसको आगे अपील में अलाउ नहीं करता है। उसके बाद परंतु धारा 382 के अधीन उपस्थित की कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक अपीलार्थी उसके पीड़ित को समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर ना मिल गया। यानी कि जिसने अपील पेश की है, एप्लीकेशन लगाई, उसको सुना जाएगा, उसके बाद खारिज की जाएगी। ऐसा नहीं कि उसको सुना ही ना जाए और ऐसे ही खारिज कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि 383 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिया, यानी कि अपील की एप्लीकेशन आई, ठीक है, प्रतिलिपि एग्जामिन किया कोर्ट ने, उसके बाद क्या करेगा, वहाँ पे जो भी जिसने अपील लगाई या एप्लीकेशन लगाई है उसको सुनेगा, प्लीडर है या फिर जो भी अपीलार्थी है उसको सुनेगा, तभी यहाँ पे खारिज करेगा। जब तक नहीं सुनेगा तब तक उसको खारिज नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको सुनना ही पड़ेगा, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। बाकी इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप सब क्लॉज 2 पढ़ सकते हो कि यहाँ पे रिकॉर्ड मंगा सकता है न्यायालय। क्या करते हैं, खारिज करने के पूर्व न्यायालय क्या करेगा, जो भी ट्रायल कोर्ट थी वहाँ से क्या करेगा, अभिलेख पूरा रिकॉर्ड मंगा सकता है कि इसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे उसके लिए मंगा सकता है। अब मान लीजिए संक्षेपतः खारिज नहीं की गई अपील, तब क्या होगा। अब यहाँ पे 385 आता है, ठीक है। 385 क्या कहता है, संक्षेपतः खारिज ना की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेपतः खारिज नहीं करता तो वह उस समय और स्थान की जब और जहां ऐसी अपील सुनी जाएगी, यानी कि जब मान लीजिए संक्षेपतः खारिज नहीं किया जाता, लगता है कि उसको कुछ ग्राउंड्स हैं इसमें, तब यहाँ पे अपीलार्थी या उसके प्लीडर को ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे, उसको यदि परिवाद संसिद्ध मामले में दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई, यानी परिवाद पे भी यहाँ पे दोषसिद्धि के खिलाफ अपील आ सकती है, ठीक है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था 374 में, ठीक है। तो कहाँ पे हमने पढ़ा था 378 में, उसके क्लॉज 5 में पढ़ा था कि वहाँ पे 60 दिन और 6 महीने का प्रावधान किया गया था। उसमें बताया गया कि परिवार से संबंधित
फोर्थ पॉइंट आता है कि यदि अपील धारा 377 378 के अधीन की गई है तो अभियुक्त को दिलवाएगा और ऐसे अधिकारी परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कब सुनी जाएगी और कहाँ पर सुनी जाएगी, इस सभी की सूचना देगा। ठीक है, इन सभी को, ठीक है, जिसने भी अपील फाइल की है उसको देगा इन सभी में से। अब यहाँ पे अपील क्या करेगा, उसमें यदि मान लीजिए अभिलेख जो पहले से ही उपलब्ध नहीं है न्यायालय में, तो क्या करेगा, न्यायालय अभिलेख मंगाएगा, रिकॉर्ड मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा। और परंतु यदि अपील केवल दंड के परिणाम, उसकी वैधता के बारे में, यानी कि उसके एक्सटेंट के बारे में है, उसकी लीगलिटी के बारे में है, तब यहाँ पे अभिलेख मंगाए बिना भी क्या कर सकता है, उस मामले को निपटारा कर सकता है कि भैया हम रिकॉर्ड नहीं मंगाएंगे। रिकॉर्ड मंगाए बिना क्या कर लेगा, उसको देख ले, सारी चीज़ देख लेगा, उसकी वैधता के बारे में उसकी वैधता सुनिश्चित करेगा और वहाँ पर अपना जो भी जजमेंट होगा वो पास कर देगा। उसके बाद थर्ड क्लॉज आता है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील का आधार केवल दंडादेश की अविकथित कठोरता है। वहाँ अपीलार्थी न्यायालय की इजाज़त के बिना किसी अन्य आधार के समर्थन में ना तो कहेगा और ना उसे समर्थन में सुना ही जाएगा। यानी कि ऐसा है कि कठोरता के कारण यहाँ पे पेश की गई है दोष सिद्धि के विरुद्ध, तो यहाँ पे उसके लिए कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसको सुना ही नहीं जाएगा। अब 386 से आता है। 386 में क्या है, अपील न्यायालय की शक्ति। जो अपील की जाती है किसी अपील न्यायालय को, तो अपील न्यायालय की क्या क्या पावर्स होती है, क्या शक्तियाँ होती हैं ये, और आप सीपीसी में देखेंगे तो सीपीसी में भी 107 धारा 107 में अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अपील न्यायालय की शक्तियाँ ऐसे अभिलेख के परिशीलन यानी परियोजन के, और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे, तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे, और धारा 377 378 के अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका विचार हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है तो अपील को खारिज कर सकता है। यानी कि इन सभी को सुनेगा, लोक अभियोजक को भी सुन रहा है, प्लीडर को भी सुन रहा है, जो उसका अपीलार्थी है उसको भी सुन रहा है, अभियुक्त है हाजिर है तो उसको सुन रहा है। सभी को सुनने के बाद लगता है कि हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, सफिशिएंट रीजन नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तब यहाँ पे क्या करेगा, अपील को खारिज कर सकता है। ये क्या कहलाता है, यहाँ पे खारिज करना, ये मेरिट्स पे रिजेक्ट करना, मेरिट्स पे खारिज करना, डिसमिस करना, ये कहलाता है। जब सारी चीज़ देख लेता है, सब कुछ सुनता है। ठीक है, अथवा अब यहाँ पे है अपील किससे करते हैं, किस लिए करते हैं, या तो दोष मुक्ति हुई है तो उसके लिए अपील करते हैं कि उसको सज़ा हो, दोष सिद्धि हुई है इसलिए अपील करता है कि या तो सज़ा कम हो या फिर कि जो सज़ा हुई है वो गलत हुआ है। ठीक है, या फिर सज़ा हुई है उसको इन्हेंसमेंट के लिए लगाते हो, आप अपील करते हो। तो इन सभी चीज़ के बारे में क्या क्या पावर्स बताए गए हैं, तो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला आता है ए नंबर का नाम है दोष मुक्ति के आदेश से अपील ऐसे आदेश को उलट सकता है। ठीक है ना, निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच किए जाए अथवा अभियुक्त यथास्थिति पुनः विचारित किया जाए या विचारान सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोषी ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। यानी कि कुछ भी आदेश दे सकता है। और दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील में आए हो तो वहाँ पे अपील में क्या कर सकता है, अपील में उसको दोषित कर सकता है, उसको पुनः जांच के लिए भेज सकता है, पुनः ट्रायल चलाया जाए इसके लिए भेज सकता है, सुपुर्द किया, ठीक है ना, उसको दोषी ठहरा सकता है, विधि अनुसार जो भी दंड है वो सारी चीज़ यहाँ पे दे सकता है। वही चीज़ यहाँ पे दोष सिद्धि के अपील में भी होगी कि दोष सिद्ध किया गया तो उसको क्या कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि दोष मुक्त कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को फिर से भेज सकता है कि आप फिर से जाँच करिए, आपने जाँच सही से नहीं की है। ठीक है, या फिर कहेगा कि आप पुनः ट्रायल करने के बाद जो भी वो आता है तो वो सारी रिपोर्ट आप पेश करें। ठीक है, यानी कि फिर से मामले को क्या कर सकता है, सुपुर्द कर सकता है। तीसरा आता है दंडादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि दंडादेश तो कायम रहेगा लेकिन निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। थर्ड आता है निष्कर्ष में परिवर्तन करके या बिना दंड के स्वरूप और परिमाण और स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे दंड की वृद्धि हो जाए। यानी कि जो उसका नेचर है
किसका? दंड का। जो सेंटेंस दिया गया है उसका नेचर है उसको परिवर्तित कर सकता है। कैसे कर सकता है? कठोर को क्या कर सकता है? सादा कारावास में कर सकता है, या फिर और वैसे कुछ इसका नेचर चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन दंड में वृद्धि ना हो इसको भी देखा जाएगा, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा आता है कि दंडादेश की वृद्धि के लिए भी, अब कोई दंडादेश दिया गया है, अब चाहते हो कि उससे और ज़्यादा दंड दिया, 7 साल दिया गया है, 10 साल दिया गया, आप चाहते हो कि उसको और ज़्यादा पनिशमेंट मिले, आजीवन कारावास मिले, 14 वर्ष मिले, ठीक है, कुछ भी मिले, तो यहाँ पे हम इन्हेंसमेंट के लिए आते हो तो वहाँ पे भी क्या किया जा सकता है? अपील न्यायालय निष्कर्ष और दंडादेश को उलट सकता है, ठीक है ना, अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है, उन्मोचित करता है। ऊपर सारी चीज़ जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो सभी चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दंड में परिवर्तन हो रहा है, दंड का नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है, उसमें दोष मुक्त कर रहा है, दोष सिद्धि है तो दोष मुक्त है, दोष सिद्ध कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब कर रहा है तो यहाँ पे तब तक उसमें कोई वृद्धि ना की जाएगी, यानी दंड में कोई वृद्धि तब तक नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को सुना ना जाए, ठीक है ना। यहाँ पे वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का वहाँ पे उसको अवसर ना मिला है तब तक यहाँ पे उसको कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी उसके पनिशमेंट में, ठीक है। ये हो गया आपका 380, आप 387 388 पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 389 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आज मैं उपस्थित हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या बताया गया है कि अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना। अब दो चीज़ इसमें बताई गई है। पहला क्या है? पहला बताता है आपका कि जब अपील आप कर रहे हो ना, आपका अपील का मान लीजिए दोष सिद्ध होगी, आपकी ए नाम का जो अभियुक्त है उसको 5 साल की सज़ा पड़ गई या 10 साल की सज़ा पड़ गई, कुछ भी सज़ा है, ठीक है। अब ये चाहता है कि इसकी अपील करे, ठीक है। जब ये अपील करता है अपीलेट कोर्ट यानी बी में, मान लीजिए अपीलेट एक जो था, ठीक है ना, वो अपीलेट कोर्ट में बी में क्या करता है? अपील करता है। जब अपील करता है तो जब इसकी निचली कोर्ट ने जो भी दंडादेश दिया है 5 साल 10 साल का, अब वो चाहता है कि उसका निलंबन कर दिया जाए। कब तक? जब तक कि अपील लंबित है, यानी अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक। दूसरा चीज़ आता है कि जब यहाँ पे अपील पेंडिंग में है तो क्या किया जाए? अपीलार्थी को जमानत पे छोड़ दिया जाए। अब ये दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में ही पूरा प्रोसीजर 389 में दिया गया है, जिसको बोला जाता है, आप बोलते हैं ना, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन लगाना, जो 389 की ही लगती है। तो अपील न्यायालय इसी कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे आदेश दे सकता है कि उस दंडादेश या आदेश का निष्पादन जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा की गई अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाए, और यदि वह व्यक्ति परिरोध में है तो वह यह भी आदेश दे सकता है कि उसे जमानत पर या उसे बंद पद पर छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपील न्यायालय की पावर सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया गया एक और कि यहाँ पे क्या है कि जब अपील की जाएगी किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसको जो भी दंडादेश दिया गया है तो क्या किया जाए? उसको टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाए, निलंबन कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ कब तक? जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक के लिए इसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसके सेंटेंस को, ठीक है। और अपीलार्थी अब जब क्या है, जेल में है मान लीजिए, तो जब जेल में है तो उसको क्या कर दिया जाए? उसको छोड़ दिया जाए जमानत पर, या फिर बंद पत्र पर छोड़ दिया जाए। बंद पत्र पर भी उसको छोड़ा जा सकता है कि बंद पत्र आप भरिए और आप जा सकते हैं और शर्तों का पालन करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको क्या है फिर से जेल में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, परंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो जोड़ दिया गया है। अब ये जो प्रोवाइजो जुड़ा है, ये प्रोवाइजो कब जुड़ा है? ये 2005 में जोड़ा गया था, जो 23/6/2006 से लागू किया गया है। इसमें क्या कहता है कि अपील न्यायालय ऐसे दोषित व्यक्ति को जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है, तो जमानत पर या उसे अपने बंद पत्र छोड़ने के पूर्व लोक अभियुक्तों को इसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित में कारण दर्शाने का अवसर देगा। यानी कि जब यहाँ पे 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित कोई दोषित किया गया है उसको ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और उसमें अपील करता है, तो उसको तब तक के लिए जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि वो लोक अभियोजक को सुनवाई का
लिखित कारण दर्शित करने का अवसर प्रदान ना कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोक सेवक लोक अभियोजक ही तो आएगा जो वहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करेगा, आपत्ति लेगा कि भाई इसको जमानत पर छोड़ा ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लोक अभियोजक को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। परंतु यह कि और कैसे मामले जहाँ दोषित व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है वहाँ लोक अभियोजक जमानत रद्द किए जाने के लिए आवेदन फाइल कर सकता है। यानी कि जब दोषित को व्यक्ति जो था, जो जिसको कन्विक्ट किया गया था, उसको जमानत पर छोड़ा जाता है तो जो लोक अभियोजक है यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्या एक आवेदन लगा सकता है। ठीक है, आवेदन क्या लगाएगा कि उसको जो जमानत है उसको रद्द कर दिया जाए। अब हो सकता है कि उसने शर्तों का पालन नहीं किया हो, फिर कुछ और भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है आपका कि यह अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसी अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोषित व्यक्ति द्वारा उसके अधीन न्यायालय में की गई है। यानी कि इसके जो भी शक्तियाँ बताई गई हैं, जो भी पावर बताए गए हैं इस धारा में, उसका प्रयोग कौन कर सकता है? हाई कोर्ट भी कर सकता है। किसमें? अपील के मामले में यहाँ पे कर सकता है। तीसरा चीज आता है कि जहाँ दोष सिद्ध, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जहाँ दोषित व्यक्ति ऐसे न्यायालय को जिसके द्वारा दोषित किया गया है यह समाधान कर देता है कि वो अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो वहाँ पर वह न्यायालय, ये सिर्फ ट्रायल कोर्ट के लिए है। ठीक है, ये क्लॉज 3 है, ये ट्रायल कोर्ट के लिए बताता है कि जब ट्रायल कोर्ट में जब दोषित किया जाता है तो जिसको कन्विक्ट किया जा रहा है ना, जिस अभियुक्त को, जिस व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा? एक आवेदन करता है, अपील यहाँ पे निवेदन करता है कोर्ट से कि हम अपील करना चाहते हैं, इस जो भी जजमेंट आया है उसकी हम अपील करना चाहते हैं। तब यहाँ पर जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, उस दशा में ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए, यानी कि ये किसके लिए है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए बताया गया है फर्स्ट नंबर, और दूसरा जो बताया गया है वो बेलेबल ऑफेंस के लिए है। तो पहला आता है कि नॉन बेलेबल, जब जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया गया है। यानी कि जो उसको कारावास का दंडादेश दिया गया है वो 3 वर्ष तक का है, यानी कि 3 वर्ष से अधिक का नहीं है, 3 वर्ष से कम का है तब, और वह यदि जमानत पर है। और दूसरा कंडीशन आता है कि उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिए वो ऐसा भी दोष किया गया जमानती है और जो है जमानत पर है। यानी कि पहला कंडीशन क्या था कि वह क्या जमानती तो नहीं था, यानी कि अजमानती, नॉन बेलेबल था, और 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए उसको दंडादेश किया गया है और जमानत पे था। जमानत तो दोनों में है, लेकिन एक बेलेबल एक नॉन बेलेबल, एक में कंडीशन बताई 3 वर्ष तक के लिए, और एक में बताया गया है कि ऐसा दोषित किया गया जो जमानती है और जमानत पे है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कितने साल तक की पनिशमेंट मिली है। ठीक है, तब यहाँ पर ऐसा आदेश देगा कि दोषित व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी अपील प्रस्तुत करने के लिए उसके लिए पर्याप्त होगा समय, वो सारी चीज़ यहाँ पे उसके लिए क्या कर सकता है? जमानत पर छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे आदेश तो कर दिया जमानत पर छोड़ने का। यदि मान लीजिए उसके पास कोई विशेष कारण है कि उसको जमानत देने से इनकार कर दिया जाए, तो वहाँ पर भी क्या कर सकता है? उसको जमानत में इनकार कर सकता है कि आपको जमानत नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और यदि इसको जमानत पर छोड़ दिया गया है तो क्या समझा जाएगा कि दंडादेश निलंबित समझा जाएगा, कब तक? जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता। 4th क्लॉज क्या कहता है कि जब अंतर्गत अपीलार्थी को किसी अवधि कि कारावास के आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब वह समय जिसके दौरान वह छूटा रहता है उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए उसे दंडादेश दिया गया है हिसाब में नहीं लिया जाएगा। यदि मान लीजिए यानी कि 4 साल को उसको कन्विक्शन हुआ, अब उसने क्या किया कि अपील कर दी, तो अपील में मान लीजिए 2 महीने लगे, अब 2 महीने में क्या है निपटारा नहीं हुआ तो वो बाहर ही था, सस्पेंशन हो गई उसके सेंटेंस को। तो ये जो 2 महीने है ना, जब उसको मान लीजिए सज़ा कन्फर्म होगी कि आप 4 साल रहेंगे ही जेल में, तो यहाँ पे जो 2 महीने है ना वो काउंट नहीं किया जाएगा, हिसाब में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कि 2 महीने इसमें माइनस हो जाएंगे आपके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया आपका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे सेक्शन 391 आप देख सकते हैं। ठीक है, 390 है, आप हेडिंग याद रखिए। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है, उसका ले जाने का निर्देश भी दे सकता है। अब यहाँ पे आता है आपका सेक्शन 394 जो सबसे ज़्यादा उस एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसमें। ठीक है ना, आज के लेक्चर में 394 क्या कहता है? अपीलों का उपशमन। यानी कि जब मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाती है अभियुक्त की, यानी जिसने अपील किया था, मान लीजिए अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो गई,
तब क्या अब जो अपील की गई है वो ख़त्म हो जाएगा, अपील का उपशमन हो जाएगा या फिर अपील चलता रहेगा। ठीक है, ये बताया गया। जब पहला क्लोज क्या कहता है कि धारा 377 या 378 के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अभियुक्त की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा, यानी 377 के तहत पहली कंडीशन। और दूसरा क्या आता है कि 378 के तहत जो भी इसके अधीन अपील की गई है, अब वहाँ पर अब अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है। 377 में कौन करता है, जब यानी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन करे। 378 में है कि दोष सिद्धि का कन्विक्शन है। अब भाई अभियुक्त मरी गया है तो उसको का कन्विक्शन करोगे, तो वहाँ पे जब अभियुक्त मर गया है तो उसका उपशमन हो जाएगा। दूसरा आता है कि इस अध्याय के अधीन जुर्माने के दंडादेश के अपील के सिवाय, ठीक है, अब यहाँ पे जुर्माना दिया गया है तो चाहे भले मर जाए, लेकिन वहाँ पे क्या किया जाएगा, जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब देखेंगे आईपीसी से की धारा 70, वो आईपीसी की धारा 70 क्या कहती है, यानी 70, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणी होना। ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है, यानी कि जो संपत्ति है, आप भले मर जाओ लेकिन संपत्ति तो रहेगी ना। ठीक है ना, आपको दंड देना था, आपको नहीं दे पाएंगे तो उपशमन हो जाएगा। ठीक है, आप चले जाइए, मर जाइए। लेकिन यहाँ पर यदि जो संपत्ति है, जुर्माना लगाएगा, संपत्ति तो बची रहेगी ना, तो उससे हम वसूल लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बताया गया कि जब जुर्माना लगाया गया है तो दंडादेश दिया जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर क्या कर सकते हैं, जुर्माना वसूल सकते हैं, या फिर 6 वर्ष से अधिक का कारावास दिया गया है ना, तो उस कारावास की अवधि के दौरान कभी भी क्या कर सकते हैं, उसको जुर्माना वसूल कर सकते हैं। ये आईपीसी सेक्शन 70 में बताया गया है। ठीक है ना, कि जो संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है। ठीक है, डेथ नॉट टू बी डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी, ये हो गया। ठीक है ना, इस अध्याय के अधीन प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा, यानी कि 377 और 378 के अलावा जो भी अपील है, ठीक है, उसमें क्या है, मृत्यु पर अंतिम रूप से उपशमन हो जाएगा। परंतु अब जहां अपील दोष सिद्धि और मृत्यु के या फिर कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है, यानी कि जो अपील आई है वो किसके विरुद्ध है, दोष सिद्धि के विरुद्ध है। और दूसरा आता है कि मृत्यु के या फिर कारावास के दंडादेश का दिया गया था, उसके विरुद्ध आपने अपील की। अब जब अपील की तो अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है। अब ऊपर हमने अभियुक्त की मृत्यु के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे क्या है, अपीलार्थी। अब कन्विक्शन हुआ था, किसको कन्विक्शन हुआ है, अभियुक्त को हुआ है। अब अभियुक्त नहीं मरा है, लेकिन जिसने अपील की है, अपीलार्थी आया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब यहाँ पे क्या होगा, जो अपील उपशमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उसका कोई भी निकट जो भी नातेदार है, अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर अपील जारी रखने की इजाज़त के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है अपील न्यायालय में। ठीक है, तो यहाँ पे उपशमन नहीं होगा यदि इजाज़त दे दी जाती है। अब नातेदार में कौन कौन आएगा ये बताएगा स्पष्टीकरण में। तो निकट नातेदार में कौन कौन है, माता पिता हैं, पति पत्नी है, पति या फिर पत्नी, ठीक है, पारंपरिक वंशज जो भी है, भाई बहन, ये सभी क्या है, निकट नातेदार है। ये क्या कर सकते हैं, अपीलार्थी की ओर से यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन इजाज़त यदि नहीं मिलती है कोर्ट की तो अपील उपशमन हो जाएगा अपील का। ये आपका 394। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा 394 तक में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 30 में निर्देश और पुनरीक्षण, यानी कि रेफरेंस और रिवीजन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के बने रहिए हमारे साथ।